सबसे पहले आपको बताएं कि संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है और सदन चलाने को लेकर चर्चा होगी। कौन से वो मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र से एक दिन पहले यानी कि आज 19 जुलाई को केंद्रीय सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। और संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार आपको बताएं कि संसद के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर यानी एक शाम पहले दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुधवार को 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य तौर पर शामिल नजर आएंगे। ये सर्वदलीय बैठक होनी है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि उससे एक दिन पहले यानी कि आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल रहेंगे। सदन को किस तरीके से चलाया जाए, उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से चर्चा रहेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी सर्वदलीय बैठक और एक औपचारिकता के तौर पर एक दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक होती है वो की जाती है मॉनसून सत्र या किसी भी सत्र से पहले, और यही एक औपचारिकता आज भी होनी है। दोपहर 3 बजे का समय है जब 3 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सदन किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि मॉनसून सत्र शुरू होता है या फिर किसी प्रकार का जब सत्र शुरू होता है तो उसमें हंगामे भी देखने को मिलते हैं, और उससे पहले औपचारिकता के तौर पर ये सर्वदलीय बैठक आज। उधर आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि विपक्षी एकता के बीच दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया से मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए के नेताओं की बैठक रही। और इस दौरान एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाई, उनका स्वागत किया। और इस बैठक में आपको बताएं कि 38 राजनीतिक दल भी शामिल रहे थे। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद मौजूद है वर्तमान समय में, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं उनके पास लगभग 150 सांसद ही हैं। आंकड़े देखे जाए तो ये पता चलता है कि विपक्ष की बैठक में शामिल हुई 50% से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, एक भी सदस्य नहीं है, जबकि एनडीए की बैठक में शामिल करीब 65% पार्टियों के पास लोकसभा में एक सीट भी नहीं है। भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट।
खबरों में आगे रुक करें। अब आपको पता है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की टक्कर अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन तैयार कर लिया है। अब बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। दरअसल इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है, उनकी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है।
हम है, जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपको दरअसल बताते चले कि बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक का आयोजन किया गया था और दोनों इस बैठक में शिरकत करने के बाद दोनों चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलुरु से वापस दिल्ली लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के चलते उनके विमान की आपात लैंडिंग यानी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया दरअसल ये गया कि इसके बाद में सामान्य इंडिगो की फ्लाइट से रात करीब 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में अब वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और बिना नाम लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति कर रहे तमाम दलों पर निशाना भी साधा। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी महाजुटान पर पीएम का तंज, विपक्ष की बैठक को बताया जमात, खोला कई चेहरों का राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की एक ही विचारधारा और एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बता दें कि पीएम मोदी का सीधा सीधा निशाना देश के उन तमाम विपक्षी दलों पर था जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर बैठे हैं। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों के महाजुटान को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया है, साथ ही बिना नाम लिए घोटालों में लिप्त परिवारों पर निशाना साधा है। कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला। बहरहाल बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक को लेकर पीएम मोदी ने जिस जमात पर निशाना साधा है उनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से कई नेता तो जमानत पर बाहर हैं, जिन पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा है। अब देखने की बात यह है कि विपक्ष इस पर क्या सफाई पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
उधर यूपी की योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल भले ही एक होने की बात जरूर कर रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे विपक्षी दल फेल हो जाएंगे। प्रदेश में और देश में विपक्ष सिर्फ एक भानुमति का कुनबा है जो जल्द ही बिखरने वाला है। सुनिए योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने और क्या कुछ कहा। 2024 लोकसभा का चुनावी रण जैसे जैसे सज रहा है वैसे ही तमाम लोग जो है पार्टियां बदल रहे हैं, नए नए गठबंधन बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी, पशुधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, से बात करते हैं। सर, नए नए गठबंधन, इस बार विपक्ष का जो है बैठक है गठबंधन की एक साथ कि सब लोग मिलकर जो है सत्ता पक्ष को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, कैसे देखते हैं आखिर? देखिए, प्रजातंत्र में गठबंधन, धरना प्रदर्शन एक सिस्टम है और इस पर विपक्षी दलों को काम करना लाजमी ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक बार नहीं, अनेक बार विपक्ष एकजुटता का संकल्प लेकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, लेकिन एकजुटता बनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राह पर आगे बढ़ती रही। इन दलों के दिमाग में समाज नहीं है, व्यक्ति नहीं है, देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है। ये अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने वाले लोग हैं और इनके पास एक लक्ष्य नहीं है। इन सबके पास अपने अपने परिवार हैं। ये लोग अपने परिवार की राजनीति करते हैं। पक्ष की जो साजिश है वो नाकाम होगी और निश्चित रूप से देश में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जनता ने मन बना लिया है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 80 लोकसभाएं जीतेगी। और वहीं का आप बात कीजिए कि आज एनडीए की भी बैठक है, ओम प्रकाश राजभर जो है फिर से वापस जो है शामिल हो गए हैं एनडीए के अंदर। क्या लगता है कितनी मजबूती, क्योंकि पूर्वांचल की स्थिति जो थी 2022 के चुनाव में बहुत बेहतर नहीं रही, अब कितनी मजबूती मिलेगी? दारा सिंह चौहान जो है भाजपा में वापस आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने, जो देश के नई दुनिया के नेता हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी और योगी जी सभी मिलकर सबके प्रयासों से इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं और सभी पार्टियों को, सभी को सम्मान देने के लिए कार्रवाई हो रही है। एक तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सिर्फ एक ही नाम है, प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव जो है एनडीए लड़ेगा। और बाकी विपक्ष की बात रही तो विपक्ष का जो भानुमति का कुनबा है वो जल्द ही बिखरता नजर आ जाएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। उधर दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अब मंगलवार को 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज करवाए गए यौन शोषण के मामले में सुनवाई हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। आरोपों का रण कोर्ट में पेश हुए ब्रजभूषण। रेसलर्स यौन शोषण केस में ब्रजभूषण को जमानत। 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेश हुए। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दी गई है। अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। कैसरगंज सांसद की नियमित जमानत पर बहस बुधवार को होगी। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने समन जारी कर दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था, जिस पर ब्रजभूषण ने कहा था कि वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे। पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले केस की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया।
ब्रजभूषण के खिलाफ केस में करीब 7 गवाह मिले। यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के सबूत मिले। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया था। सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए थे। अभी ये जो बेल है ये अंतरिम बेल है। बेसिकली इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, इस ग्राउंड पर उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि अंतरिम बेल है और पूरी सुनवाई परसों होगी। कल परसों तक के लिए उन्होंने अंतरिम बेल दी। सर शुरुआत दिन खुद पेश हुए, पेश होने के बाद उन्होंने जमानत के बेल एप्लीकेशन उन्होंने मूव करी। बेल एप्लीकेशन की कॉपी हमें सप्लाई करी गई है और जैसा हमने बेल की सुनवाई के लिए परसों की तारीख तय करी है और तब तक के लिए उनको इंटरिम बेल दी गई। आप लोगों ने अपोज किया था? यस, वी हैव अपोज्ड इट। नोटिस भी फाइल करना है, वो रिप्लाई कोई फाइल करना है क्या सर? परसों रिप्लाई कोई फाइल करेंगे या नहीं आप? We will have to go by the order। अगर कोर्ट ने कही है तो फाइल करेंगे। सर आप लोगों ने अपोज जो किया था, क्या आप लोगों ने आपके पॉइंट्स अभी सर अभी अपोज की बात, अभी तो इंटरिम बेल हुई है, अभी परसों के सुनेंगे, परसों तक का इंतजार करें। परसों ही। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ महिला पहलवानों ने धरना देते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस ने 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2 केस दर्ज किए। पहला केस नाबालिग महिला पहलवान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हुआ, जबकि दूसरा केस 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने पिछले दिनों दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दी थी। दरअसल नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई थी, जबकि बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में कोर्ट ने ब्रजभूषण को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था। बहरहाल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। समन मिलने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने ब्रजभूषण के अलावा WFI के निलंबित सचिव विनोद तोमर को भी गुरुवार तक अंतरिम जमानत दे दी। अब देखना होगा मामले की अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी बीच एक अहम जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रोजेक्ट चीता को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। पीएम मोदी की तरफ से चीतों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की चिंता जाहिर की गई और उसके बाद ये एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में इस मीटिंग से पहले वन्य अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। चीतों की स्थिति की हर दिन समीक्षा हो, ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इनका कहना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बुधवार को प्रोजेक्ट चीता को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चीतों की मौत के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा करेंगे इस बैठक में। और केंद्र ने 5 वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम कूनो भेजी है। दरअसल इस टीम में गुजरात से मोहन राम, ओडिशा से मनोज नायर, कर्नाटक से दीप कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही NS शामिल होंगे। दरअसल आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनों पर लगातार निगरानी रखने का काम सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब हो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों की मौत के बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षण JS चौहान को हटा दिया था और उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई है। समीक्षा की जाएगी चीतों को लेकर और उनकी लगातार जो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। उनका ये कहना है कि चीतों की मौत के ऊपर समीक्षा बैठक होनी चाहिए और यही वजह है कि प्रोजेक्ट चीता को लेकर हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई है। तो चीतों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और इस मीटिंग से पहले वन अफसरों को भी सख्त निर्देशित कर दिया गया है कि चीतों की स्थिति की हर दिन समीक्षा होगी, यानी कि अब हर दिन मॉनिटरिंग होगी, हर दिन जो आकलन है वो किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनकी अगुवाई में चीतों पर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर दिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
तो मीटिंग से पहले वन्य अधिकारियों को, अफसरों को भी निर्देशित कर दिया गया है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि मकान की छत गिर जाने से नीचे सो रहा परिवार उसमें दबा है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के शवों को निकाला गया है और हादसे से गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मकान की ऊपरी मंजिल पर कल ही लेंटर डाला गया था। सीओ समेत कई टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मवाई गांव का ही पूरा मामला है। तो थाना नरसेना क्षेत्र के मवाई गांव में यह हादसा हुआ है। सीओ समेत कई टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में दबकर परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। और ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी उस दौरान के सामने आई है। वहां पर तमाम जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि कल ही जब लेंटर डाला गया था मंजिल पर तो कहां पर लापरवाही आई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जनतंत्र टीवी लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो ये बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक परिवार के 4 लोग इसमें दब गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उस दौरान की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। मलबा हटाने का जो काम है वो भी लगातार टीमों के द्वारा किया जा रहा है। हादसा ऐसे हुआ जी, हम तो आराम से खा पी के लेट गए थे। शाम को लेंटर पड़ा था 7 बजे। उसके बाद में सोने के बाद में 1 घंटे पीछे ही आवाज़ आई कि बटदेसी आए बाहर को लेकर के, तो गिरे पड़ा सब। आगे के जो पिलर है बरामदे के वो गिर गए। कितने लोग दबे थे? उसमें लोग दबे थे 12। कितने लोगों को सुरक्षित अभी तक निकाल लिया गया? 8 लोगों को। कितने लोग अभी भी दबे हैं? 2 लोग दबे हुए हैं, 2 डेड हुए। कौन सी कंपनी का आपने सीमेंट यूज करा रहे हैं? वो तो जी मुझे नहीं पता। मैं तो कल ही नोएडा से आया हूँ। किसकी लापरवाही? मैं क्या कह सकता हूँ जिसमें लापरवाही। प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौके पर है, रेस्क्यू चल रहा है, बताएंगे भी थोड़ी। सुमित शर्मा मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, मकान की ऊपरी मंजिल पर कल ही लेंटर डाला गया था, यानी कि एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर उजागर होती है। लेकिन इसी बीच जरा विस्तार से बताइएगा किस वक्त का ये पूरा मामला है। फिलहाल गांव की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र का गाँव है मवई, जहाँ इस मकान में ऊपरी छोर पर ये लेंटर डाला गया था, जिसके जो आगे के पिलर हैं देर रात वो पिलर खिसक गए अचानक से। जहाँ 4 लोग उसी जो नीचे का छोर बना हुआ है उसमें 4 लोग सो रहे थे, बाकी लोग अंदर के इसमें सो रहे थे। हालांकि वो सुरक्षित हैं, मामूली चोटें उनके आई हैं। लेकिन जैसे ही हादसे की जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली, मौके पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल के जो कर्मी हैं उन्हें मौके पर बुलाया गया और वहां जेसीबी बुलाकर वहां रेस्क्यू किया गया, जिनमें अब तक प्रशासन ने 4 शव निकाल दिए हैं, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन सुमित, ऐसे में एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है कि कल ही जब ऊपरी मंजिल पर लेंटर डाला था तो यानी कि जो पूरा जो सामग्री होती है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती गई, काम में लापरवाही बरती गई। देखिए मनीषा, बिल्कुल ये काम में जो ठेकेदार हैं उनकी काम में लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार दोनों मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति की सारी चीज जानकारी ले रहे हैं। हालांकि 4 जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेज दिया है। जी मनीषा।
लेकिन ऐसे में एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है ऐसे, क्योंकि हादसा ये पहली दफा नहीं है, इस तरह के हादसे भी होते हैं, कहीं पर मंजिला इमारतें जो हैं वो भरभरा कर नीचे गिर जाती है, लेकिन ऐसे में जो पूरा परिवार है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस दौरान क्या प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है, क्या कुछ कहा गया है जिन्होंने हादसा होते हुए देखा हो? देखिए, रात में हुआ है ये हादसा, हालांकि बहुत तेज वहां पर आवाज सुनी तो जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो मौके पर पहुंचे, तभी उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी है। हालांकि यही बताया गया है कि दोनों जो पिलर आगे के डाले गए थे उनमें कहीं ना कहीं जो प्लाइड बोर्ड लगाए गए थे वो लूजिंग रही थी, उसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। लेकिन वहां पर स्थिति अभी क्या बनी हुई है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। जाहिर तौर पर जब इस तरह के हादसे होते हैं तो शोक संतप्त पूरा गांव रहता है, ग्रामीण रहते हैं, लेकिन ऐसे में एक गुस्सा भी तो होगा, एक रोष भी तो होगा कि जब इस तरह की लापरवाही होती है तो पूरा परिवार जब मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है, तो इस तरह की एक लापरवाही को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह गाँव वालों में भी। देखिए, फिलहाल मनीषा जो प्रशासन के अधिकारी हैं, बुलंदशहर जिलाधिकारी हैं, मौके पर हैं, ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया है, जो आक्रोशित हैं, जो कर रहे हैं ठेकेदार पर इसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि फिलहाल वहां से जो मलबा है उसको हटाने की प्राथमिकता प्रशासन की है, बाकी उसको हटाया जा रहा है और जो सब है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन सुमित, आपने अभी ठेकेदार का जिक्र भी किया, उसकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उस तक पुलिस की टीमें पहुंची हुई है पूछताछ करने के लिए? देखिए, अभी मनीषा जांच चल रही है, किसकी लापरवाही रही है। हालांकि ठेकेदार से भी इसकी जानकारी ली जाएगी और जो मटेरियल लगाया जा रहा है उसकी भी जांच की जाएगी। ठीक है, अपनी नजर इस पर बनाकर रखिएगा सुमित। आप बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे परिवार के चारों के चारों लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।